नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप इस परिवार में टेस्ट सीरीज भी करोगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की व्याख्या और महत्वपूर्ण टॉपिकों के फैक्ट भी आपको करने को मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी परिवार चैनल पर आपके लिए जो रेवेन्यू ऑफिसर हो, ईओ की जो भर्ती आगामी तारीख जो भी आती है, परीक्षा होगी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो भी अपने राजस्थान में कला संस्कृति इतिहास के बारे में जो भी टॉपिक है उन सारों की टेस्ट करवाऊंगा मैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और आपको काम आएंगे और आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो मैं बता दूं कि आज अपने टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्या दोस्तों? टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, वो मुख्य बातें हैं। मुख्य किसके लिए है? आरओ और ईओ के लिए है। लेकिन ये जो भी प्रश्न है ये सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जो मुख्य उठा रहे हैं वो आरओ और ईओ के लिए उठा रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि सभी बच्चों को फायदा मिले इसका और आपका परिवार एजुकेशन भी धीरे धीरे आगे बढ़े। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति इतिहास को दोहराते हुए राजस्थान की कला की बात करते हैं। तो राजस्थान की कला की बात करते हैं सबसे पहले तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20-25 वो आपके पास लेके आया हूँ, जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं लेकिन आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। चलो ठीक है दोस्तों, तो आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने से राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्रश्न, जो भी क्वेश्चन होंगे वो इनकी बात अपने यहाँ पे करेंगे कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और प्रश्न इस प्रकार है, आप साथ साथ में देखते जाना, उत्तर साथ साथ में कमेंट जरूर करना। हाँ जी, देखते हैं प्रश्न। हाँ जी, ये जो आपका पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान का वह एक महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली है। हमें इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान का वह महान दुर्ग जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर तक फैली है। तो आपको बता दूं कि हमारा राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो 36 किलोमीटर प्रकोटे में दीवार, लंबी दीवार है उसकी। तो ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। 36 किलोमीटर दुर्ग की प्राचीर, प्राचीर मैंने प्रकोटा या दीवार होती है। तो अपने विश्व के में अगर किसी कोई लंबी दीवार है तो वो चीन की दीवार है, अगर दूसरी अगर लंबी दीवार है तो वो अपनी कुंभलगढ़ वाली दुर्ग की दीवार है। तो इसका उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग अपने भारत के नहीं, राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी लंबी दीवार है। कितनी है? 36 किलोमीटर। दूसरा है, सुनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? स्थल दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, धानवन दुर्ग। जो स्थल दुर्ग लिखा हुआ है दोस्तों उसे जल दुर्ग समझना। क्या समझना? जल दुर्ग। तो सुनारगढ़ दुर्ग जो है उसे अपने जैसलमेर वाले को सुनारगढ़ दुर्ग कहते हैं, और जो जैसलमेर वाला दुर्ग है सुनारगढ़, उसी को हम क्या कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? अपने धानवन श्रेणी की। कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन की श्रेणी में। तो याद रखना कि ये कौन सी श्रेणी का आ जाएगा? धानवन श्रेणी का। कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न इस प्रकार है। हाँ जी, तो 3 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं अपने। यहाँ पे इतना कर लेता हूँ, जो नीचे वाला प्रश्न है वो भी हो जाएगा। हाँ जी, 3 वाला प्रश्न है, गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि गागरोन का दुर्ग किन श्रेणी में बना है या किन नदियों के संगम पर है? तो याद रखना, आहू व परवन। ऑप्शन दे रहा हूँ, परवन व चंबल, काली सिंध व चंबल, काली सिंध व आहू। तो आप कभी भी गागरोन का नाम आते ही तो आपको झालावाड़ याद आना चाहिए, झालापाटन। तो गागरोन जो दुर्ग है झालावाड़ में, झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदी बहती है, और काली सिंध और आहू नदियों के बीच में क्या है? आपके संगम पर क्या है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर है, यानी यहां से देखकर जब यहां खड़े होते हैं, ये मान लो कोई बंदा है यहाँ पे खड़ा है और ये इस इमारत को यहाँ से देखकर यहाँ तक देख रहा है, यहाँ से देखकर यहाँ तक देख रहा है इसको। ये इतनी बुलंदी पर बना है किसकी बात का? दुर्ग की। कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी, जो यहाँ की इसकी सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर गई, सिर की पगड़ी गिर जाती है।
ये बात अबुल फजल ने किस किले के लिए कही थी? तो याद रखना, अबुल फजल ने कही थी जूनागढ़ दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों इसके अंदर एक फैक्ट है, अगर आपके यही बात पूछ ली जाती है कि अबुल फजल ने ये किस दुर्ग के लिए कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा है। लेकिन हमारे लिए कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप कटारगढ़ दुर्ग कर लेना भाई दोस्तों। क्या करना है? कटारगढ़ दुर्ग, क्योंकि मेवाड़ की आंख या तीसरी आंख कहलाती है, ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही है, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो आपकी ऊंचाई है तो वो आपकी 3,568 मीटर है भाई, याद रखना। कितने? 3,568 मीटर है, ये याद रखना। 500%। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला, तो आपका तारागढ़ दुर्ग, क्योंकि धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला, जो तारे के समान दिखाई देता है उसे तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। जो कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर वाला, अरे तारागढ़ बूंदी वाला, तारागढ़ बूंदी वाला। तारागढ़ अजमेर वाले को क्या कहेंगे? तारा, जो आपके अपने जो एक राजकुमार हुआ था कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया, तो उसकी एक रानी थी तारा, तो उसके नाम पर तारागढ़ दुर्ग, अजमेर वाले का नाम तारागढ़ पड़ा जो अजमेर दुर्ग था, लेकिन बूंदी वाला दुर्ग था वो तारे के समान दिखाई देने के कारण तारागढ़ दुर्ग कहलाया था। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं मैं। आगे की बात करते हैं, देखो आगे वाला कौन सा दुर्ग अपने लिए महत्वपूर्ण है, आगे चलते हैं। हाँ, 6 और 7 इकट्ठे उठा लेंगे अपने। हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा है? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वह कितनी लंबी दीवार से घिरा है? तो दोस्तों इसमें किसी प्रकार किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हम पीछे प्रश्न में करके दूसरे नंबर में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबाई है? तो हमने पीछे किया था 36 किलोमीटर, तो याद रखना कितने है? 36 किलोमीटर। हाँ, 7वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौ खंडा, नौ खंडा का मतलब 9 खंड, 9 इमारतें, 9 मंजिल, 9 खंडा का मतलब 9 खंड। विजय स्तंभ का निर्माण 1438 नहीं है, ये याद करना भी, ये 1448 है दोस्तों। यहाँ 1438 टाइप हो गया, 1448। आपको पता है 1440 से लेकर 1448 तक क्या करते हैं? अपने महाराणा कुंभा सारंगपुर का जो युद्ध होता है अपने, ठीक है ना दोस्तों, 1440 में। उसके बाद 1440 से 1448 की उस विजय के उपरांत ये जो अपने महाराणा कुंभ है अपने इसका निर्माण कराते हैं, किसके? अपने विजय स्तंभ के, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ध्यान से देखें भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 9 खंड विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में किस शासक ने सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था? तो याद रखना किसने? महाराणा कुंभा ने। तो याद रखना किसने? महाराणा कुंभा ने। 9 खंड मतलब 9 मंजिल, 1438 मतलब 1440 से 1448 तक 8 साल में करवाया था। चलो ठीक, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, 8वां और 9वां 10वां प्रश्न इकट्ठा ले लेते हैं अपने। हाँ, भूपत भाटी द्वारा निर्मित बड़नेर दुर्ग स्थित है। आपको पता है कि बड़नेर दुर्ग कहाँ है? एक भूपत भाटी, आपको बता दूं भूपत भाटी ने जो दुर्ग निर्मित किया था बड़नेर वाला, वो हनुमानगढ़ में है। अब आप कहोगे दोस्तों इसको हनुमानगढ़ क्यों कहा जाता है, फिर बड़नेर कहें? तो याद रखना है कि 1805 में हमारे 1805 में बीकानेर के एक राजा हुए थे सूरत सिंह। 1805 में उन्होंने क्या किया? बड़नेर पर आक्रमण किया। 1805 के दिन, जिस दिन इन्होंने आक्रमण किया और बड़नेर पर अधिकार कर लिया, उस दिन मंगलवार था, और मंगलवार का दिन होने के कारण मंगलवार को हमारे हनुमान जी को मनाया जाता है, इसलिए हनुमानगढ़ इसका नाम पड़ा था। आगे वाला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है? तो आपको पता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि महाराणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ बनाया था। तो अभी हम बात करके आए थे 1440 से 1448 सारंगपुर के युद्ध में मोहम्मद उसको हराकर। तो जो 9 मंजिला है, 157 सीढ़ियां हैं, तो उसी को अपने हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर या मूर्ति कोष कहा जाता है। तो वो विजय स्तंभ कौन सी दुर्ग में बनाए गए, ये बात करना है। जब अपने महाराणा कुंभा नाम आता है तो मेवाड़ याद आना चाहिए। तो मेवाड़ याद करते हैं तो अपने नारगढ़ तो अपने किस में आ जाता है दोस्तों? याद रखना, नारगढ़ अपने जयपुर में आ जाता है, ठीक है। और तारागढ़ अपने बूंदी वाला या अजमेर वाला, वो अपने मेवाड़ में नहीं आ रहा। 2 बच गए मेवाड़ वाले, चित्तौड़ और कुंभलगढ़।
ये ऑप्शन ऑप्शन आपको छांटने की मतलब तरीका बता रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़, तो याद रखना महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया था। किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये आपको ये ऑप्शन याद रखना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कभी ये मत सोचना विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया तो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया, ये बिल्कुल गलत है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। 10वां प्रश्न, मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है, जिसे हेमिदुद्दीन अपने कहा जाता है। हेमिदुद्दीन मिट्टे शाह की दरगाह जो है वो दोस्तों अपने गागरोन दुर्ग में। किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। याद रखना किस दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। किसकी है? मिट्टे शाह की दरगाह, ठीक है ना। मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जब आप इस पर ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी आपके पास प्रश्न लेके आने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया जो पुण्य बलन यानी मैं कहूँ कि रिप्लाई या फिर कमेंट जो भी आप करते हो तो वो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हम क्या करें, अच्छे अच्छे प्रश्न जो गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हाँ, 11वां प्रश्न, निम्न में से किसने आमेर के किले का निर्माण करवाया? तो आमेर किले का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था, जो महल की आकृति में बना है। मुगल शैली और राजपूती शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। अगला देखो, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया, ये है गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, ये इस प्रकार है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहकर कवि ने किस दुर्ग की महत्ता स्वीकार की है? तो पहली बात, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसी अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं ये लोकोक्ति है। जब ये लोकोक्ति प्रचलित है तो किसी कवि के द्वारा क्या बनाई जाएगी? ठीक है, ये जन समूह में चलने वाली एक लोकोक्ति है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है कि एक कविता हुआ था मनोहत नैण सिंह ने। जब मनोहत नैण सिंह ने किसकी बात करें? नैण सिंह ने, मनोहत नैण सिंह हुआ था। जब नैण सिंह ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखा था तो उन्होंने कहा कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसा भी कहा जाता है कि मनोहत नैण सिंह ने कहा था। तो किसके लिए कहा था? अपने चित्तौड़गढ़ के बारे में सीधा सा लिखा हुआ चित्तौड़गढ़। आगे वाला प्रश्न कर लेते हैं। आगे वाला प्रश्न देखो, आगे वाला प्रश्न तो अपने 13 और 14 और 15 ले लेते हैं साथ में। देखो, सर टॉमस रो ने किस दुर्ग में जहांगीर को अपना परिचय प्रस्तुत किया? यानी परिचय मैंने अपना मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अपने व्यापार करने का जो मतलब, नीचे कर लेता हूँ थोड़ा, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, ये लो यहाँ पे से कि सर टॉमस रो ने किस दुर्ग में जहांगीर को अपना परिचय प्रस्तुत किया, अपना मतलब अपना बताया भी मैं वहाँ से आया हूँ, राजदूत हूँ और हम व्यापार करना चाहते हैं, अपना व्यापार के बारे में बताया और अपना परिचय दिया था। तो ये कहते हैं भी ये मुलाकात कह सकते हैं आप। मुलाकात किस दुर्ग में हुई थी? तो इसमें फतेहपुर सीकरी दुर्ग में नहीं हुई थी, आगरा का किला में नहीं हुई थी, तारागढ़ दुर्ग में नहीं, मैगजीन की दुर्ग में। मैगजीन का जो दुर्ग है उसे अकबर का किला कहा जाता है। कौन सा किला कहा जाता है? अकबर का किला कहा जाता है, जो पूर्णतः मुगल की शैली में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से? तो माधोराजपुरा में नहीं है, नागौर किले में रहेगा। ठीक है ना, तो याद रखना नागौर का किला जो है वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? तो नागौर का किला है, याद रखना। आगे वाला, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ किला कौन सा है? तो चिड़िया टूंक याद रखना कि चिड़िया टूंक पे कौन सा बना है? मेहरानगढ़ आपकी कौन सी पहाड़ी पे बना है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे बना है? चिड़िया टूंक पे। याद रखना कि चिड़िया टूंक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे जोधपुर अपने दुर्ग कहा जाता है। निर्माण देखें तो अपने इसका 1459 में, कब दोस्तों? 1459 में हमारे राव जोधा करवाते हैं। ठीक है, और कहते हैं इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। अपने गौरीशंकर रचंद ओझा जी का एक बुक है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब इस दुर्ग की नींव रखी गई तो एक राजिया नामक मेघवाल व्यक्ति को इसके अंदर दफनाया गया था। ठीक है ना, राजा राम मेघवाल कहते हैं। राजिया मेघवाल को इस नींव के अंदर दफनाया गया था और उसके बाद इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये भी थोड़ी बात आप याद रखना। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न कौन सा है? नया प्रश्न आपका इस प्रकार है, अपने 15वां कर लिया, 16वां कर लेते हैं। 16वां थोड़ा ऑप्शन नीचे ऊपर हो गए तो इसको यहीं पकड़ लेते हैं। कोई राजस्थान का वेलोर भैंसरोड दुर्ग स्थित है, यानी आपका राजस्थान का वेलोर कहे जाने वाला भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे? ये कहने जा रहा है चंबन व वामनी नदियों के संगम पर, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर,
बेड़च व बनास व मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर, चंबल व बनास नदी के संगम पर। तो याद रखना कि चंबल और बामनी नदियों के संगम पर, याद काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर, बेड़च और बनास व मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर, चंबल व बनास नदी के संगम पर। तो ये बेंस रोड चित्तौड़गढ़ में अपने है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। तो बनास की बात करें, बनास ऊपर अपने जैसे चित्तौड़गढ़ में नहीं जाती है। अपनी जो चंबल और बामनी नदियां हैं वो अपने भैंसरोड दुर्ग जो है वो चंबल और बामनी नदियों के किनारे बने हुए हैं। क्योंकि काली सिंध आहू अपने कहाँ निकल जाती है? अपने झालावाड़ में निकल जाती है। बनास नदी है वो अपने चित्तौड़गढ़ में नहीं बहती, इसलिए चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामनी नदियां सही होगा। आगे चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। भैंसरोड दुर्ग वही है जो टोड ये कहता है कि अगर मुझे राजस्थान में कोई अच्छा किला लेने की फरमाइश की जाए कि आपको अच्छा किला लेना और कौन से लेंगे, तो हम भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, जिसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है क्योंकि ये एक जल दुर्ग है। आगे बात करते हैं, तो अपने 17, 18 और 19 एक साथ ले लेते हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको याद होना चाहिए राव बरसिंह, इसका कोई दिक्कत नहीं। वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, वो कौन सी दुर्ग श्रेणी का है? श्रेणियां 9 श्रेणी है अपने। एक ग्रंथ है शुक्र नीति। कौन सा ग्रंथ है? शुक्र नीति। शुक्र नीति ग्रंथ में जो दुर्ग की श्रेणी है वो 9 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहले गिरी दुर्ग है, उसके बाद ओदक यानी जल दुर्ग है, उसके बाद हमारे धानवंत दुर्ग है, उसके बाद हमारे पारिक दुर्ग है, उसके बाद हमारे पारिद दुर्ग है, उसके बाद हमारे सैन्य दुर्ग है, उसके बाद हमारे सहाय दुर्ग है, उसके बाद एरण दुर्ग है, उसके बाद वन दुर्ग है। ये 9 प्रकार के दुर्ग है, जिसमें से पूछा गया है कि वह दुर्ग जो चारों ओर से रेत के ऊंची टीलों से घिरा हुआ है वह कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो आप याद रखना वो आपकी दुर्ग की श्रेणी होगी दोस्तों, वो आपकी होगी दानवंत दुर्ग। कौन सी होगी दोस्तों? दानवंत दुर्ग। कौन सी होगी दोस्तों? दानवंत दुर्ग। गिरी दुर्ग वो होता है जो पर्वतों से होता है। पारिक दुर्ग वो होता है जिसकी खाई होती है। दानवंत दुर्ग होता है जो मरुस्थल में होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है? अपने चारों तरफ दोस्तों क्या होता है? अपने टिल्ले होते हैं, मिट्टी होती है, ठीक है ना। हाँ, आगे वाला प्रश्न कि टोंक जिले में स्थित वह गगनचुंबी किला जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, वह किला कौन सा है? तो आप बता दूं कि वह किला है कंकोड़ का किला। याद रखना कौन सा किला है? कंकोड़ का किला। टोंक जिले में स्थित गगनचुंबी किला अगर पूछ ले, गगनचुंबी किला कौन सा? कंकोड़ किला। अगर कभी ये पूछ ले कि मानसून का महल किसे कहा जाता है, तो वो सज्जनगढ़ किला रहेगा, ठीक है ना, उदयपुर वाला, ठीक है। ठीक, अगर गगनचुंबी किला पूछ ले तो कंकोड़ किला करना है। अगर आपको मानसूनी महल पूछ ले या मानसूनी किला पूछ ले तो वो आपको सज्जनगढ़ किला करना है, जो उदयपुर में सज्जन सिंह ने बनवाया था, जिसे मेवाड़ का मुक्तमणि कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे वाले प्रश्न। तो इसमें 20 और 21 और 22 नंबर प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, अब देखो 20वां प्रश्न, आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर राज्य का कौन सा किला स्थित है? यानी राजस्थान का कौन सा किला स्थित है वो आपको पता है। आहू और काली सिंध के बीच में गागरोन किला है। कौन सा है? गागरोन किला। तो याद रखना आहू तथा काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना? गागरोन किला, झालावाड़ में है, जलदुर्ग। अगला प्रश्न, किस किले को राजस्थान की उत्तर पश्चिम सीमा का प्रहरी कहा जाता है? ये देखो उत्तर पश्चिम सीमा है, ये राजस्थान की उत्तर पश्चिम सीमा है, और इस पर यहाँ पर हमारे जैसलमेर में एक किला बना है, ठीक है, जिसे कहते हैं सुनारगढ़ किला। रणथंभौर दक्षिण में आ जाता है, कुंभलगढ़ दक्षिण में आ जाता है, और लालगढ़ अपने पश्चिम में आता है, लेकिन ये पूर्णतः पश्चिम नहीं आता। जो उत्तर और पश्चिम में पूर्णतः आता है वो सुनारगढ़ किला है, जिसे उत्तर पश्चिम सीमा का प्रहरी या उत्तर बड़कीवाड़ भी कहा जाता है। उत्तर बड़कीवाड़ अपने सुनारगढ़ किला और बड़नेर किले दोनों को कहा जा सकता है और कहा जाता है, ये याद रखना। आगे वाला प्रश्न, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत पेचीदा प्रश्न है। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, राजा सूरजमल, राजा बदन सिंह, राजा अभय सिंह, राजा मान सिंह। तो राजा अभय सिंह तो देखें तो जोधपुर का आ गया, राजा मान सिंह अपने जोधपुर का है और जयपुर का, दोनों का है। राजा बदन सिंह और सूरजमल मिलकर, ये प्रश्न बहुत पेचीदा प्रश्न है। याद रखना कि जब ये आ जाए कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन कराता है, तो राजा सूरजमल करवाता है। कौन करवाता है? राजा सूरजमल। लेकिन जब ये बात आ जाए कि राजा बदन सिंह किसका निर्माण करते हैं, ये आपके डीग दुर्ग है उसका निर्माण करवाते हैं, डीग के दुर्गों का निर्माण करवाते हैं, या डीग के महलों का निर्माण कौन कराते हैं? अपने बदन सिंह। अगर पूछ ले डीग के जल महलों का निर्माण कौन कराते हैं, वो अपने भरतपुर के राजा जाट राजा अपने जो हुए उनका नाम है सूरजमल, उन्होंने करवाया था। आगे चलते हैं,
आगे वाला प्रश्न 23 और 24 नंबर। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? ये काफी बार प्रश्न पूछा गया खैराबाद वाला कि किस दुर्ग को। तो सिवाना दुर्ग, जोधपुर का किला, रणथंभौर किला, चित्तौड़ का याद रखना खैराबाद रखा था। क्या नाम रखा था? खैराबाद रखा था। अब सिवाना की बात आती है तो सिवाना का नाम खैराबाद रखा था। सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। और उस समय जो यहाँ का राजा होता है वो अपने जालौर में बैठा करता था। सिवाना उसका जागीर हुआ करती थी। सिवाना दुर्ग अपने जालौर दुर्ग की कुंजी थी। तो सिवाना दुर्ग पर उसमें शीतल देव था। अलाउद्दीन के जब आक्रमण करता है शीतल देव वीर गति को प्राप्त होता है। सिवाना दुर्ग पर 1308 में पहला साका होता है। फिर जालौर पर 1311 में आक्रमण करते हैं और 1311 में जालौर पर कन्नड़ देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वो अपने जालौर का 1311 का प्रथम साका कहलाता है। और मैं क्या कह रहा, वहां पर ये अलाउद्दीन खिलजी जलालाबाद नाम कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं? जलालाबाद नाम कर देते हैं, याद रखना। आगे देखो, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन है? याद रखना कि सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट देखे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। क्यों? एक बार तो आप देखा होगा कि अकबर आता है, वो यहाँ पे गर्दनें कटवा के चला जाता है, मीनार बनाते रहे एक बार अलाउद्दीन खिलजी। तो फिर रणथंभौर नहीं, जूनागढ़ नहीं, तारागढ़ नहीं, जैसलमेर होगा कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो जैसलमेर है। तो दोस्तों ये कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आज किए हैं। 25 प्रश्न किए हैं। कल मैं संख्या इनकी ज़्यादा रखूंगा। तो आज अपना ये जो टेस्ट सीरीज पहली है, जो अपने स्थापत्य कला के अंदर जो दुर्ग किए उसके प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिए और वाक्य आपको मैंने बता दी है। आपको प्रश्न कैसे लगे ये कमेंट में करके बताना। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सारी टॉपिकों की टेस्ट आपके पास पहुँचाऊँ। अगर आप इनको जरूर देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो मैं दूसरी लेके आऊँगा ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं बच्चों को और कितने बच्चे करते हैं। तो आप जुड़े रहें इसी प्रकार। मैं एक और नई आपके लिए टेस्ट सीरीज, इसका अगला टॉपिक मैं तैयार करने जा रहा हूँ, वो भी आपको जरूर भेजूंगा। तो दोस्तों यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका अपने परिवार के साथ यूं ही जुड़ाव बना रहे। धन्यवाद।